Hi everyone, this is Kishore Paraswani from Smart VRC. We are back with a IPO review. जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं जोमेटो की, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। ये एक इशू जो खुलने जा रहा है, पब्लिक की निगाहें इस पर हैं कि ये आने वाले दिनों में कैसे रिटर्न्स देगा। तो सबसे पहले हम अगर कंपनी की बात करें तो ये, जैसा कि हम जानते हैं, ऑनलाइन फूड सर्विस में है और आगे चल के हम देखेंगे कि 23 कंट्रीज़ में से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस है। 1,31,000 से भी ज़्यादा फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स हैं। 1,61,000 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं इनके, और ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 2010 में और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में है। अब अगर इनके प्रमोटर्स की बात की जाए तो ये बेसिकली एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। इनके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स नहीं है अगर सेबी के नियम्स के साथ देखा जाए तो। कंपनी जो है, हालांकि फाउंडेड जो की थी, कंपनी की फाउंडेशन जो रखी थी पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल जी ने 2008 में, तब इसका नाम था फूडबे, जो आगे चलकर जोमेटो के नाम से जानी जाती है। अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात की जाए, यानी कि सर्विसेज की बात की जाए, तो दो वर्टिकल्स हैं इनके। बी टू सी में इनका फूड डिलीवरी और डाइनिंग आउट सर्विसेज है। डाइनिंग आउट में आप अपना किसी भी रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर सकते हैं जो इनके पार्टनर्स हैं, और वहाँ जाके अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। B2B सेगमेंट में इनका एक सेगमेंट है हाइपर प्योर, जहाँ ये अपने जो पार्टनर्स हैं उनको हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करते हैं और किचन प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट्स को, जिसमें बेसिकली ऑर्गेनिक फूड भी आता है। और इनका एक अनदर वर्टिकल है जोमेटो प्रो, जो कि B2B का पार्ट है, जो कि कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, जिसको कि अगर हम लेते हैं तो हमें काफ़ी डिस्काउंट्स अवेलेबल रहते हैं। अगर अब इनके कस्टमर्स की बात की जाए कि कस्टमर्स तक कैसे पहुंचते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में चर्चा की थी, 23 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। 1,31,000 से ऊपर फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स हैं जिनके साथ ये पार्टनर हैं। 1,61,000 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं इनके, और एवरेज मंथली फूड ऑर्डर जो है 10.7 मिलियन कस्टमर्स का है इनका। जोमेटोस का जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ये कनेक्ट करता है कस्टमर को, रेस्टोरेंट पार्टनर्स को और डिलीवरी पार्टनर्स को। अब इनके अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनके एसेट्स 3,400 करोड़ से बढ़कर 8,703 करोड़ पहुंचे हैं। हालांकि अगर 1920 की बात की जाए तो थोड़ा कम हुए थे, 2,900 करोड़ रह गए थे, फिर 3 टाइम्स बढ़कर 8,700 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट की। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 1,397 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू 2,118 करोड़ हुआ है। हालांकि 1920 में रेवेन्यू बढ़ा था, 2021 में प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ कोविड इनका रेवेन्यू कम हुआ है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो लगातार ये लॉस में रही है कंपनी। 1,010 करोड़ का लॉस 18-19 में, 19-20 में 2,400 करोड़ के आसपास लॉस, लगभग उतना ही टर्नओवर 2,700 करोड़ का, और लगभग उतना ही लॉस। और 2021 में 816 करोड़ का लॉस है 2,118 करोड़ के टर्नओवर पर। अब अगर बाकी पैरामीटर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली ईपीएस इनका माइनस में है 2.99, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी माइनस में है, नेट एसेट वैल्यू जरूर इसका प्लस में है, क्योंकि इन्होंने जो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किए थे वो एक प्रीमियम पे इशू किए थे। और अगर डिविडेंड का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड इशू नहीं दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। इनके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो इनके कोई लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स नहीं है। हालांकि स्विगी और अमेज़ॉन जो है इनके दो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि अमेज़ॉन ग्रॉसरी डिलीवरी में भी है और स्विगी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम जानते हैं। तो बेसिकली ये दो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब अगर स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, देन रिकग्नाइज्ड कंज्यूमर ब्रांड है, सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है। वाइड स्प्रेड एंड एफिशिएंट ऑन डिमांड डिलीवरी नेटवर्क है इनका, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब वीकनेसेस की बात की जाए तो कंपनी का जो करंट रेवेन्यू है वो 75% कॉन्ट्रीब्यूशन फूड डिलीवरी सर्विसेज से ही आता है, और ये एक लार्जली फ्रेगमेंटेड सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं और लगातार ये लॉसेस बना रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है आज की डेट में। अगर इशू हाइलाइट्स की बात की जाए तो बड़े ही अच्छी डेट पे इशू खुल रहा है 14 जुलाई को, जबकि बाकी 2 इश्यूज़ के पैसे वापस आएंगे इन्वेस्टर्स के पास। तो इन्वेस्टर्स के पास फंड्स रहेंगे अप्लाई करने के लिए, और क्लोजिंग डेट इसकी 16 जुलाई है। फेस वैल्यू ₹1 है और बैंडविड्थ जो है 72 रुपीज़ से 76 तक है। मार्केट लॉक्ड 195 शेयर्स, यानी कि एक रिटेल शेयर होल्डर 195 शेयर्स या अपर बैंड पे 2,535 मैक्सिमम शेयर्स अप्लाई कर सकता है। लिस्टिंग इसकी डेफिनेटली BSE NSE पे होंगी। फ्रेश इश्यू इसका 9,000 करोड़ का है, और इसका मेजर
जो पॉइंट है, OFS जो ऑफर फॉर सेल बहुत छोटा है, 375 करोड़ का है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, इन्होंने DRHP में अपना जो इशू लेके आए थे 8,250 करोड़ का था, जिसमें से फ्रेश इशू 7,500 करोड़ का था। जब RHP इन्होंने फाइल किया तो इसको 7,500 करोड़ से बढ़कर ये 9,000 करोड़ हो गया, और OFS 750 करोड़ से घटकर 375 करोड़ रह गया। तो इनके सेलिंग शेयर होल्डर्स ने जहां OFS को कम किया है, कंपनी ने अपना फ्रेश इशू की उसको क्वांटम को बढ़ाया है। इवेंट्स, ओपनिंग डेट्स 14 जुलाई, क्लोजिंग 16 जुलाई, बाकी डेट्स आपकी स्क्रीन पर। लिस्टिंग होगी इसकी 27 जुलाई को। प्रमोटर्स होल्डिंग, इनिशियल इक्विटी एट पार दी गई थी प्रमोटर्स को, फिर फर्दर 641 रुपए से 1,55,000 से ऊपर वैल्यू पर शेयर्स इशू हुए थे जुलाई 2010 और मार्च 2021 पे। लेकिन वो कंपनसेट कैसे हुए? एक बोनस 6,699:1 के रेशियो में बोनस दिया इन्होंने अप्रैल 21 पे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो सिर्फ ₹1.16 रह गई है। ऑब्जेक्ट्स इसके फंडिंग, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जैसा कि हमने देखा 9,000 करोड़, इसी में से 6,750 करोड़ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में जाएगा, और बाकी जो है 9,000 करोड़ का और 375 करोड़ का जो OFS है उसमें से जो जाएगा मीटिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। जो कोटा है IPO का, रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ही छोटा कोटा है, सिर्फ 10% का। कुछ शेयर्स इन्होंने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिजर्व किए हैं, तो मेनली QIBs और HNIs के लिए ये इशू है, और रिटेल इन्वेस्टर्स का एक छोटा सा इशू है। तो की टेकअवेज क्या है? सबसे पहले हमने देखा कि वन ऑफ द लीडिंग फूड सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं, टफ कंपटीशन है, कभी भी कोई एक मेजर इंटरनेशनल प्लेयर अगर आया तो डेफिनेटली इनको एक टफ कंपटीशन मिलेगा। सेक्टर लार्जली फ्रेगमेंटेड है जैसा हमने देखा, और पिछले 3 साल के हमने रिजल्ट देखे तो लॉसेस ही रहे हैं हमेशा। प्राइसिंग आज की डेट में इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस पे है। ऑफर इज कॉस्टली बेस्ड ऑन द नेगेटिव अर्निंग्स, अनसर्टेन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी किस तरह का टर्न लेती है, कितने और प्लेयर्स इस मार्केट में आते हैं, डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली ये इशू तो ओवर सब्सक्राइब होगा ही होगा, लेकिन एक इन्वेस्टर को सोच समझकर इसमें इन्वेस्ट करना है। वैल्यूएशंस कॉस्टली है, तो हो सकता है लिस्टिंग गेन्स हो सकता है उसके बाद भी गेन्स कंटिन्यू करें कुछ समय तक, लेकिन क्या इसमें इन्वेस्ट करना उचित होगा, ये इन्वेस्टर खुद डिसाइड करे। और जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिनको रिस्क लेने में मज़ा आता है, तो डेफिनेटली एक रिटेल इन्वेस्टर को मैक्सिमम लॉस क्या होगा? 15,000 रुपीज़ का, वो भी थियोरेटिकल, इतना लॉस कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर चाहे तो इसमें अपना लक ट्राई कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग both in primary and secondary markets. Thank you.